ओके, सो लास्ट क्लास में लूप कंप्लीट हो गया था ना। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। क्या होते हैं फंक्शंस, कोई आइडिया? करो भाई, कोई तो कोशिश करो। हिंदी में बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। जितने आपने दो तीन वर्ड बोले सही बोले हैं वैसे। और कोई? सही बोला आप। हाँ जी। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। फंक्शंस क्या है? इट इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना? या आप कह सकते हो इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड इट प्रोवाइड अ फीचर ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मुझे 10 नंबर्स है मेरे पास, मुझे उन 10 नंबर्स के डिजिट का सम कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं कोड को 10 बार लिखूंगा? हम कोड को एक बार लिखेंगे और 10 बार उस कोड को रीयूज करेंगे। तो ये जो रीयूजेबिलिटी फीचर आपको मिल रहा है वो किसकी हेल्प से मिलेगा? फंक्शंस की हेल्प से। क्लियर है? सो फंक्शन is a building block of any program by which we can divide a large program into small parts। एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से। क्लियर है बेटा? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और फंक्शन या सेल्फ कंटेन्ड स्टेटमेंट ब्लॉक, जस्ट एक स्टेटमेंट ब्लॉक है। ठीक है। मेन एडवांटेजेस क्या होंगे इसकी? हम्म। सोफिया क्या बोले? मेक प्रोग्राम शॉर्टर, वी यूज फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कल वाली वीडियो मैं कल भूल गया था, आज मैंने कर दी सुबह लेकिन अपलोड। ठीक है। तो एट मेन एडवांटेज क्या है? फंक्शन प्रोवाइड अ फीचर ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। एंड फंक्शन डिक्रीज इंस्ट्रक्शन स्पेस ऑफ अ प्रोग्राम। पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस क्या है ये सब। देखिए, जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो जो मेमोरी हमें मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे प्रोग्राम को रन होने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, इसे क्या बोलेंगे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और प्रोग्राम को रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसे बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। हालांकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो पार्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर में चला जाता है, तो हम उतना तो नहीं पढ़ेंगे। बट हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जरूर डिस्कस करेंगे। जब भी आप एक प्रोग्राम बनाओगे, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा, पाइथन, पीएचपी, कोई भी लैंग्वेज, तो प्रोग्राम में तीन मेमोरीज क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी?
फर्स्ट वन डेटा स्पेस, सेकेंड वन इंस्ट्रक्शन स्पेस, एंड थर्ड वन एनवायरमेंट स्पेस। ठीक है, तो डेटा स्पेस किसे कहेंगे? मेमोरी एलोकेटेड फॉर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो जो मेमोरी वेरिएबल्स को या आपके कॉन्स्टेंट्स को मिलती है उसे क्या कहेंगे? डेटा स्पेस। एनवायरमेंट स्पेस किसे कहेंगे? मेमोरी एलोकेटेड टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, क्या बोलेंगे इसे? इंस्ट्रक्शन स्पेस। मतलब आप कितना कोड लिख रहे हो, उस कोड को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी चाहिए उसे क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन स्पेस। एंड थर्ड वन एनवायरमेंट स्पेस। मतलब मेमोरी एलोकेटेड टू स्टोर रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, इसे क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट स्पेस। समझ में आया? कोई भी वेरिएबल आप बना रहे हो तो यही तो होता है, कोई वेरिएबल या कांस्टेंट बना रहे हैं। अब इस वेरिएबल कांस्टेंट में आपके ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, हम जो भी कोड लिखते हैं वो इंस्ट्रक्शन स्पेस में जाता है, और जो फंक्शंस में हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं या फंक्शन जो भी कुछ रिटर्न करता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? एनवायरमेंट स्पेस में। क्लियर है? तो फंक्शन यूज करने से डेटा स्पेस और इंस्ट्रक्शन स्पेस कम हो जाता है, कम खर्च होता है, लेकिन थोड़ा एनवायरमेंट स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि फंक्शन यूज करोगे तो रिटर्न वैल्यू आर्ग्यूमेंट तो यूज करोगे, तो ये दोनों थोड़े कम होंगे, ये थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि ये जो एनवायरमेंट स्पेस है बहुत कम टाइम के लिए अलोकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ, तो मेमोरी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनेगी, जब तक फंक्शन का कंट्रोल मेन को नहीं मिल जाता, या मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ फंक्शन कॉल करके, तो मेन से फंक्शन को कंट्रोल नहीं मिल जाता, इतने टाइम के लिए मेमोरी मिलती है। तो ये बहुत कम होता है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा खर्च भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा क्या है? मेमोरी कम खर्च हो रही है, डेटा स्पेस कम है। कैसे? भाई अगर मैं 1000 लाइन का कोड लिख दूं बिना फंक्शन के, तो मैं टॉप लाइन में मान लो एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ए। ठीक है, अब उस ए वेरिएबल की जरूरत मुझे सिर्फ पहली लाइन में है, उसके बाद 999 लाइन तक मुझे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेमोरी में रहेगा ना, क्योंकि वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होते हैं? जब प्रोग्राम कंप्लीट होता है या फंक्शन कंप्लीट होता है, ब्लॉक कंप्लीट होता है। ब्लॉक तो है ही नहीं, पूरा कोड रन होगा तभी खत्म होगा, तो वेरिएबल अननेसेसरी मेमोरी में रहेगा। इससे क्या होगा? हमारा डेटा वेस्टेज बढ़ जाएगा। अब मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मैंने 1000 लाइन के कोड को 10 फंक्शन में डिवाइड कर दिया, मान लो 100 100 लाइन, या 20 फंक्शन में डिवाइड कर दिया 50 50 लाइन, तो एटलीस्ट अब वेरिएबल 50 लाइन तक है ना, पहले 999 लाइन तक था। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है फंक्शन 2 लाइन का ही हो, तो वेरिएबल सिर्फ 2 लाइन तक रहेगा। समझ में आया? इससे हमारी मेमोरी कम खर्च होगी। मैम अब हम कोड को रीयूज कर रहे हैं, मैंने बताया नंबर के डिजिट्स का सम निकालना है 10 बार, मैं एक बार कोड लिख के बार बार रीयूज कर रहा हूँ, तो इससे मेरा इंस्ट्रक्शन स्पेस कम नहीं हो जाएगा? भाई मैं कम कोड लिख रहा हूँ, अब अगर कम कोड लिखूंगा तो मेमोरी भी कम खर्च होगी। समझ में आया? एक बार लिख लेना है बेटा।
इसमें एक मिनट रुकना बेटा। ये थोड़ा सही से लिख देता। ये लिखो, memory allocated to store variables, constants, objects, etc. डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, फंक्शन डिक्रीज इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस, एंड फंक्शन इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है यार, कोड को रीड करना मेंटेन करना इजी हो जाएगा। नोट वन, a function can't access variable defined in other function। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में डिफाइंड वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। टू डू सो वी हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को वैल्यू शेयर करना है तो क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स या रिटर्न वैल्यू। डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। एंड अ फंक्शन कांट एक्सेस वेरिएबल डिफाइंड इन ग्लोबल स्कोप, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मतलब फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकता है लेकिन ग्लोबल बाहर का स्कोप जो है वो वेरिएबल, सॉरी, फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेगा। अब अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा शेयर करना है तो इस बेसिस पे फंक्शन जो है चार तरह के होंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑन बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज। फर्स्ट वन, फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर। एक वो फंक्शन जो ना तो कुछ रिटर्न करेगा ना ही हम उसमें कुछ पास करेंगे, ठीक है। एक से
ठीक है बेटा, तो वो फंक्शन जो ना तो कुछ रिटर्न करेगा ना ही उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। सेकंड, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर, मतलब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन इसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। एंड थर्ड, फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर, फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा लेकिन इसमें हमें वैल्यू पास करनी है। एंड फोर्थ, रिटर्न भी करेगा वैल्यू भी पास करेगा। ठीक है, सबको एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। सिंटेक्स क्या होगा फंक्शन बनाने के लिए? फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम और पैरामीटर। अब देखो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है, किसी में कुछ तरीका होता है फंक्शन डिफाइन करने का, किसी में कुछ। ठीक है, जैसे सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में हम कैसे लिखते हैं? वॉइड फंक्शन का नाम या इंट फंक्शन का नाम जो भी है। पाइथन में हम लोग डेफ लगाते हैं, डीएफ। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड है और पीएचपी में भी फंक्शन कीवर्ड है। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का नाम, पैरामीटर्स जो भी होंगे, कोड, रिटर्न वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, हो सकता है जरूरत ना पड़े। पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स लेट सपोज हमने एक फंक्शन बनाया टेस्ट, नाम कुछ भी हो सकता है। एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, इन टेस्ट फंक्शन। एक सेकंड ना, बेटा मैं अपना कोरियर लेके आ रहा हूँ बस एक अमेजोन से, अभी
ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज लिखा, इन टेस्ट फंक्शन। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो क्या कुछ आउटपुट आएगा? आएगा नहीं आएगा? नहीं, क्यों? कॉल नहीं किया है ना। तो फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई आउटपुट नहीं है। कॉल करने के लिए भाई फंक्शन का नाम लिखो एंड पैरेंथेसिस लगा दो। कोई वैल्यू भेजनी है तो पैरेंथेसिस के अंदर भेज दो। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अ, अगर आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ के आए हो या सी प्लस प्लस, किसने पढ़ी है सी सी प्लस प्लस? कुछ बच्चों ने। ओके। जावा, जावा वाले भी कुछ हैं। सी शार्प, डॉट नेट वाला कौन है? पढ़ी है सी शार्प? ठीक है, इन सभी लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है ना? अभी तक जावास्क्रिप्ट में नजर आया कहीं? नहीं, तो क्या इसका मतलब जावास्क्रिप्ट में मेन फंक्शन नहीं होता? पाइथन वाला कौन है यहाँ पे? पाइथन वाला कोई बच्चा है? पाइथन पढ़ लिया आपने बेटा? पाइथन पढ़ लिया? पाइथन में मेन होता है? अरे हाँ ना तो बोल दे। होता है। ओके। मेन, मतलब मेन फंक्शन होता है। ओके, कोई एग्जांपल बताओगे जहाँ मेन फंक्शन लिखा होता है? पाइथन में मेन फंक्शन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में हो ये जरूरी नहीं। यूजर डिफाइंड की बात कर रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब पाइथन में और जावास्क्रिप्ट में मेन नहीं होता? होता तो है, क्योंकि हमने सी लैंग्वेज में एक बात पढ़ी है कि कोई भी प्रोग्राम अगर स्टार्ट होता है तो मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे ही एंड होता है, और ये हर लैंग्वेज के लिए होता है। तो फिर जावास्क्रिप्ट और पाइथन अलग क्यों है? तो एक्चुअली ये अलग नहीं है। इनमें मेन इसलिए नहीं होता क्योंकि सारा कोड ही मेन के अंदर होता है। समझ में आया? मेन होता है, हम नहीं लिख रहे, क्योंकि जितना भी कोड हम लिखते हैं वो सब किसके अंदर होता है? मेन के ही अंदर होता है। इसलिए जावा में, पाइथन में, पीएचपी में, तीनों लैंग्वेज में, इनफैक्ट एक टाइप स्क्रिप्ट, चार लैंग्वेज में अगर हम मेन ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मेन के अंदर ही हैं। समझ में आया? लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में हमें मेन लिखना पड़ता है तभी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इन लैंग्वेजेस में जो कोड लिखा जा रहा है वो मेन स्कोप में ही है, मेन के अंदर ही है हम लोग। क्लियर है? इसलिए आपको मेन नजर नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी कोड ही उसके अंदर चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूं, इन मेन ग्लोबल स्कोप, मतलब बैक टू मेन ग्लोबल स्कोप। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा? सिंपल सा है। सबसे पहले लाइन प्रिंट होगी क्योंकि भाई मेन के अंदर है, फंक्शन के अंदर तो बाद में जाएगा ना। तो ये ग्लोबल स्कोप में पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, मेन ग्लोबल स्कोप में, इन मेन ग्लोबल स्कोप। यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे कॉल होने का मतलब क्या है? अभी हम मेन के अंदर हैं, कंट्रोल किसके पास है? मेन को, मेन के पास है। यहां से कंट्रोल स्विच हो गया, किसके पास चला गया कंट्रोल? टेस्ट के पास चला गया। क्लियर है? फिर टेस्ट कोड, टेस्ट का जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जब पूरा हो जाएगा वापस कंट्रोल किसे मिल जाएगा? मेन को मिल जाएगा, और बैक टू मेन ग्लोबल स्कोप प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब रन कर लेते हैं। सभी को क्लियर है भाई? चलो अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। कोई डाउट किसी को? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? तो ऐसे क्यों कर रहा है? अच्छा, ऐसे कर, क्लियर हो गया? मुझे लगा कि क्या गया बस, बारे में समझ, ये भी समझ में नहीं आया।
सही है भाई तेरा। मुझे लगा ये कह रहा है कि ये भी टॉपिक समझ नहीं आया। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इन फन वन फंक्शन, फंक्शन पूरे लिख देता हूँ। ठीक है। देन यहां से मैं फन टू कॉल कर देता हूँ और एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, बैक टू फन वन फंक्शन। फन टू फंक्शन, फन थ्री फंक्शन, ठीक है भाई। फन वन, फन टू, फन थ्री में। तो आप इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? हाँ हाँ हाँ। इन फंक्शन थ्री के बाद क्या होगा? इसके बाद सीधा यहाँ, फिर से बताओ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ओके। 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 बैक टू फन वन। यहाँ यहाँ गलती करी थी ना इसलिए। हम्म। ठीक है भाई, जिनको समझ नहीं आया बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इन मेन ग्लोबल स्कोप, यहां से फन वन कॉल हो गया, इन फन वन फंक्शन, यहां से फन टू कॉल हो गया, इन फन टू फंक्शन, फन थ्री कॉल हो गया। अभी ध्यान रखना पूरे नहीं हुए हैं। फन थ्री कॉल हो गया, इन फन थ्री फंक्शन। जैसे ही फंक्शन कंप्लीट होगा वापस कंट्रोल उसी को मिल जाएगा जहां पहले था। पहले कंट्रोल यहां था, तो बचा हुआ ये पार्ट प्रिंट होगा। मतलब कह सकते हो फंक्शन पूरा होने के बाद वापस वहीं जाएगा कंट्रोल जहां से आया था इसके पास, है ना? नहीं, मतलब जहां से इसके पास आया। फन थ्री के पास कहां से आया कंट्रोल? यहां से। तो फिर ये बची हुई लाइन प्रिंट हो जाएगी। यहाँ ये पूरा होने के बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा, ये बची हुई लाइन प्रिंट होगी। ये पूरा होने के बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा, ये बची हुई लाइन प्रिंट होगी। तो आंसर क्या आया? इन मेन ग्लोबल स्कोप, इन फन वन फंक्शन, इन फन टू फंक्शन, इन फन थ्री फंक्शन, बैक टू फन टू फंक्शन, बैक टू फन वन फंक्शन, बैक टू मेन ग्लोबल स्कोप। ये लो। क्लियर है? अब फटाफट नोट डाउन करो। ये थ्योरी करनी है, ये रहने दो, सिंटेक्स से नोट कर लो। सागर क्या पूछ रहे हैं, फंक्शन कॉल करने से पहले फंक्शन डिफाइन करना जरूरी है? भाई ये रूल सी लैंग्वेज में तो एप्लीकेबल होता है,
ये फंक्शन कॉल करने से पहले डिफाइन करना जरूरी है, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कॉल कर लो, बाद में डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। हाँ, सी लैंग्वेज होता तो फिर आपको पहले डिफाइन करना पड़ता, उसके बाद ही कॉल होता, ठीक है। एंड इनफैक्ट एक चीज और, हम यहाँ फंक्शन डिफाइन कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ फंक्शन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन डिफाइन करना और इनिशियलाइज करने में फर्क होता है। ये इनिशियलाइजेशन है, नॉट डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन। अब ये चीज जावास्क्रिप्ट में क्यों नहीं होती कि भाई फंक्शन को पहले डिफाइन करो फिर इनिशियलाइज करो, जैसे अदर लैंग्वेजेस में, सी में होता है। तो जावास्क्रिप्ट में होती है होइस्टिंग, होस्टिंग नहीं, होइस्टिंग, HOISTING। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवांस जावास्क्रिप्ट में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों नहीं है। जावास्क्रिप्ट अपने आप कर लेती है ये काम, ठीक है, डिक्लेयर अपने आप हो जाता है।
अब एक एक फंक्शन मतलब टाइप देख लेते हैं सभी, एक एक करके, ठीक है भाई। ये चारों टाइप हमें समझने हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ दो फंक्शन। एक लेट सपोज ऐड, जिसमें दो नंबर ऐड करेंगे, एक फंक्शन टेस्ट, जिसमें ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और टेस्ट को बाहर कॉल करेंगे। अब करने को तो आप डायरेक्टली ऐड ही कॉल कर सकते हो बाहर, लेकिन हमें एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है, दैट्स वाई मैं पहले टेस्ट कॉल कर रहा हूँ, टेस्ट से ऐड कॉल कर रहा हूँ। समझ में आया? तो अभी मैं टेस्ट से ऐड को कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहता, और ना ही मैं ऐड से टेस्ट को कोई वैल्यू देना चाहता। तो ना तो मैं रिटर्न करूंगा, ना मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, ठीक है। जो भी कोड लिखना है इसके अंदर लिखेंगे। सम इक्वल्स टू डॉलर सम, ठीक है। सम 30, ये हो गया फंक्शन का फर्स्ट टाइप। तो यहां से ना तो हमने ऐड को कोई वैल्यू पास करी, और ना ही ऐड में कोई वैल्यू पास करी, ना ऐड से रिटर्न किया, ना ऐड में पास की, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये सम यहां प्रिंट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? फिलहाल जो कोड सामने लिखा है, अगर मैं इसे रन करूं तो क्या ये काम करेगा? नहीं। क्यों? बिल्कुल सही बात। भाई जो सम वेरिएबल है वो ऐड में डिफाइंड है, और हम डिस्प्ले कहाँ पे कर रहे हैं? टेस्ट में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रन करोगे तो एरर आ जाएगा। पढ़ो एरर क्या कर रहा है। सम इज नॉट डिफाइंड। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहां से कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई एक, कोई भी लैंग्वेज हो चाहे, ठीक है। फंक्शन से हम सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, पीएचपी हो, कोई भी लैंग्वेज। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? पाइथन वाले बच्चे, पाइथन में करते हैं मल्टीपल वैल्यू रिटर्न? करते तो हैं, है ना? और मैंने क्या बोला अभी? कि पाइथन में नहीं करते हैं। तो मैं गलत बोल रहा हूँ मतलब? काउंटर तो क्या कर रहा है यार, चुपचाप बैठा है बस। पाइथन वाला तो अकेला ही है यहाँ पे। तुम पढ़ के आए हो ना ये चीज, कि एक फंक्शन से मैं 10, 20 रिटर्न करूंगा तो दोनों हो जाएंगे ना? अरे भाई, पढ़ के आया है नहीं आया पहले ये बता। पाइथन पढ़ा है? किससे पढ़ रहे हो? भाई मधु सर पढ़ाते हैं, मधु सर अकाउंटेंट हैं। भाई तू मुझे एक बात बता, सुलभ सर से पढ़ा है तो मधु सर क्यों बोला? क्यों डर रहा है इतना, कि नाम भी गलत बोले जा रहे हो टॉपिक? भाई कहाँ तक पढ़ा है पाइथन? चल छोड़िए बता। छोड़ क्यों दिया? पहले कौन सा ज्वाइन किया था? पहले वही कर लेता फिर, और 15 दिन वो वेस्ट कर दिए तूने। चल छोड़। और कोई पाइथन वाला भाई? तुमने अभी पढ़ा नहीं है? ऑनलाइन कोई स्टूडेंट है पाइथन वाला बेटा? कोई नहीं है? चलो नहीं है तो नहीं है। बस बता देता हूँ, पाइथन में भी फंक्शन से एक ही वैल्यू रिटर्न होती है। बट अगर हम लोग लिख दें ऐसे
10, 20 तो रिटर्न दोनों हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कह रहा हूँ एक वैल्यू होगी और मैं 10 लिखूंगा तो भी रिटर्न हो जाएंगी पाइथन में। तो एक्चुअली पाइथन में जब हम लोग कोमा लगा के मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो एक टपल डेटा टाइप बन जाता है। टपल पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है मतलब, तो टपल कहाँ से पढ़ लिया। तो वो एक टपल बन जाता है। टपल एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, ठीक है। हो और टपल जिन लोगों को नहीं पता, तो वो एक एरे की तरह होता है। एरे के जैसा एक डेटा टाइप है। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई एरे जो है उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती और टपल की लेंथ फिक्स होती है। वेक्टर सुना है, वेक्टर की तरह होता है। चलो इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा वरना बहुत सारे नए नए टर्म सामने आ जाएंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना समझ लो, पाइथन में भाई टपल रिटर्न होता है और वो एक ही ऑब्जेक्ट होता है, भले उसके अंदर 10 वैल्यू हो। ठीक है, होता वहां भी वही है, सेम चीज जावास्क्रिप्ट में है। हम यहाँ से सेम जावास्क्रिप्ट क्या हर लैंग्वेज में सेम है, फंक्शन से सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होगी, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। रिटर्न कर दिया तो रिटर्न होके वैल्यू कहाँ पे आएगी, जहां फंक्शन कॉल हुआ है। तो आप अगर इस वैल्यू को एक बार यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ही लिख दो, ऊपर हटा दो। ठीक है भाई, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल टाइम वैल्यू यूज करना चाहते हो तो एक वेरिएबल में स्टोर करो पहले। दोनों तरह की सिचुएशन आती है हमारे सामने। हो सकता है वैल्यू एक बार यूज करनी हो, या हो सकता है वैल्यू मल्टीपल टाइम यूज करनी हो। अब आप कौन सा यूज करोगे, ध्यान से सुनना। अगर एक ही बार यूज करना है तो डायरेक्टली पास करना इस तरह से, और अगर मल्टीपल टाइम दो बार भी यूज करना है तो फिर आप पहले वेरिएबल में स्टोर करो और फिर उसे यूज करो। समझ में आया। तो अब क्या हुआ बेटा, यहां से पहले ऐड फंक्शन कॉल होगा, भले यहां से या यहां से। ये तीन वेरिएबल डिफाइन होंगे, सम की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे रिटर्न हुई तो डायरेक्टली प्रिंट हो गई। यहाँ पे रिटर्न हुआ तो एस में स्टोर हुआ और फिर एस को यूज कर लिया। एस की जगह पे सम भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है क्या रखें। कोई डाउट, सिंपल है। एक बार फटाफट नोट करो दोनों टाइप।
सागर गौर, आप पाइथन जैंगो भी पढ़ाते हो क्या? भाई मुझे बहुत लैंग्वेज आती है। मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर C++ से। उसके बाद मैंने बहुत लैंग्वेज सीखी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होता मैं। बाकी मैंने जैंगो पढ़ाया है, लेकिन 1 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि बिल्डिंग चेंज होने की वजह से वो कोर्स दूसरी बिल्डिंग में चला गया है। इसलिए अब मेरा जो पूरा फोकस है फुल स्टैक मन पे है। अब मैं मन ट्रेनर हूँ। पाइथन में बैकएंड वाला पार्ट मैं नहीं देखता, अभी पहले देखता था। ठीक है, सभी का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। अब जैसे मान लो ए और बी वेरिएबल्स को मैं यहाँ टेस्ट में डिफाइन कर दूं। ठीक है, क्या ये कोड काम करेगा फिलहाल जो लिखा है इसी बेसिस पे? नहीं, क्योंकि ए और बी वेरिएबल टेस्ट में डिफाइंड है, ऐड में नहीं। तो एरर आएगा। क्या कर रहा है? ए इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एरर सिर्फ ए का आ रहा है, बी का नहीं, कोई बताएगा क्यों? लाइन बाय लाइन। क्योंकि इसमें इंटरप्रेशन होता है, इंटरप्रेटर होता है ना, कंपाइलर सी में होता है, वो तो एक साथ बता देता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन इसमें एक बार में एक एरर पता चलेगा, उसको टिक करोगे फिर दूसरा। ठीक है। ओके। सो ए और बी दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए, इन्हें यूज कराना है ऐड के अंदर। तो डायरेक्टली तो होगा नहीं। आप क्या कर सकते हो? जब फंक्शन कॉल कर रहे हो तो इस टाइम पे आप वैल्यूज पास कर सकते हो। वैल्यूज बोल रहा हूं तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। एक करना है एक करो, 10 करना है 10 करो, 50 करना है 50 करो, कोई लिमिट नहीं। रिटर्न वैल्यू की लिमिट है, वो सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। अगर मल्टीपल करनी है तो एरे टपल ये सब यूज करो। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट आप मल्टीपल पास करोगे, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पे ए और बी पास किया तो ये होगा आर्ग्यूमेंट। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, यहाँ पे इन्हें कैच करने के लिए हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं जिन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। चाहो तो ए और बी यूज कर सकते हो, बट मैं अलग यूज कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखना, ये ए और बी वैल्यू वेरिएबल अलग हैं, एक्स और वाई वेरिएबल अलग है। ठीक है। सिर्फ वैल्यू कॉपी हो रही है, ए की एक्स में, बी की वाई में। नाम भले ही सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग होंगे तब भी। ठीक है। बस वैल्यू कॉपी हो रही है, ए की एक्स में, बी की वाई में। तो जो पैरामीटर्स होते हैं इन्हें हम लोग फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। एंड जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है। सो यहाँ पे भाई सम होगा एंड डिस्प्ले हो जाएगा, काम खत्म। कोई डाउट? चलो जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ो।
हो गया बेटा। चलो आप एक काम करो अभी, 2 मिनट का टाइम लो और फोर्थ टाइप बना के देखो खुद से। ठीक है। एक लैंग्वेज सीख लो अच्छे से, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज आराम से सीख जाओगे। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, बाकी लॉजिक तो सेम ही होता है हर लैंग्वेज में। कोई भी लैंग्वेज सीखो, लेकिन ढंग से सीखो, अच्छे से, डिटेल में। उसके बाद आराम से कोई भी लैंग्वेज सीख जाओ। ठीक है। करो, ट्राई करो जल्दी फोर्थ बेटा। हो गया बेटा। ठीक है। दिखाओ किस किसने किया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कोड करके चैट में सबमिट कर सकते हो बेटा।
और कोई? हो गया? दिखाओ। ठीक। ओके बेटा, जिन लोगों का हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ है देख लो एक बार। ये सेम कोड में ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मुझे सम वापस यहीं पे प्रिंट करना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न सम। एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और सम की जगह पे इसे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, दो वेरिएबल डिफाइन किए, उन्हें आर्ग्यूमेंट की तरह पास किया, यहाँ कैलकुलेट किया, रिटर्न कर दिया। अब ये मत बोलना कि भाई क्यों ही इतनी मेहनत करी, सीधा सीधा यहीं पे सम ही प्रिंट कर दो, मतलब एस की जगह A+B ही लिख देते। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे पास करोगे, वहां से कैलकुलेट करके रिटर्न करोगे। वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दो नंबर को सम करना तो A+B लिखो ना सीधा, फंक्शन क्यों बनाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि भाई अगर ऐसा करना पड़ा तो कैसे करेंगे। क्लियर है? जल्दी से फटाफट नोट करो जिन लोगों का नहीं हुआ था। सभी का हो गया ना? चलो अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो हमें नंबर के डिजिट्स का सम रिटर्न करना है। ठीक है। तो एक फंक्शन बनाएंगे, सम डिजिट के नाम से बना लेते हैं। कोई भी नंबर इसमें असाइन करेंगे, मतलब पास करेंगे हम। एक सम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, while num not equals to 0, let remainder equals to number modulus
10, सम इक्वल टू सम प्लस आर, एंड नम इक्वल टू परसेंट नम डिवाइड बाय 10, एंड रिटर्न सम। ठीक है बेटा, ये मैं कोड इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑलरेडी करा चुका हूँ। बस सीधा सीधा फंक्शन कॉल कर देते हैं, जो भी नंबर पास करना है कर दो भाई। और देखो हमने कितनी बार इसे रीयूज किया। फिर रैंडम से नंबर डाल डाल के देख ली। ठीक है भाई, तो एक बार कोड लिखा और 10 बार, कितनी बार यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यूज किया। क्लियर है? एक बार नोट को जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो भाई, आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। 4 में कुछ क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चन थे? 4। 7 क्वेश्चन इसमें, 11, और 5 क्वेश्चन ये, 16। इनमें से एक तो मैंने कराई दिया वैसे ऊपर वाले में। 15 16 क्वेश्चन। आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को फंक्शन से बनाना। अब चारों में से कौन सा टाइप यूज करना है ये मैं आप पे छोड़ दूं। बेटर लॉजिक डेवलप करने हैं तो एक ही एग्जांपल को चारों फंक्शन से बनाओ, चारों तरह से। ठीक है, बट अगर इतना टाइम ना हो तो एटलीस्ट एक एक टाइप से जरूर बनाना। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे एग्जांपल एक ही टाइप से बना दिए, कुछ को टाइप 1 से, कुछ को टाइप 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे बनाना है। और ये असाइनमेंट होगा आपका, जो आप मुझे सबमिट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टिल
सेकेंड। ठीक है, पूरा 1 वीक का टाइम है आपके पास। आपको 2 जुलाई को सबमिट करना है। 2 जुलाई से पहले पहले जिसका हो जाए सबमिट करते रहना। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करना कैसे है, आप जो भी कोड लिखोगे कंप्यूटर पे होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर पे जैसे कोड लिखा है ये, इसका फिर जो रिजल्ट आता है उस उन दोनों का स्क्रीनशॉट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। और सबसे पहला जो पेज होगा उस पर आपका नाम, आपकी स्टूडेंट आईडी, डुकेट आईडी जो है, और आपका कोर्स क्या है। ये 3 चीजें कम से कम मेंशन होनी चाहिए। 3 चीजें ही रखना वैसे, बाकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। नेम, स्टूडेंट आईडी और कोर्स। उसके बाद के पेजेस में आपका कोड एंड उसका आंसर जो भी है। ठीक है, ये आप मुझे सबमिट करोगे विद इन 1 वीक। लास्ट डेट इज सेकेंड। ठीक है, अब जो लोग सबमिट नहीं करेंगे उन्हें क्या नुकसान होगा। तो उन्हें नुकसान ये रहेगा बेटा, कई बार क्या होता है, हमारी जो प्लेसमेंट टीम है वो हमसे बोलती है कि भाई एक कंपनी को कुछ रिज्यूमे सेंड करने हैं, तो जो आपके सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप उनके रिज्यूमे हमें सेंड कर दो। ठीक है, अब भाई मैं नाम से कितने बच्चों को जानता हूँ, और ऑनलाइन वाले बच्चों को तो मैं जानता ही नहीं भाई। बस 1-2 बच्चे को नाम याद रह जाएगा, शक्ल तो देखी नहीं मैंने। तो हमारे पास अगर कुछ रहेगा ऐसा जिससे कि हम आपको आगे आपके रेज्यूमे वगैरह फॉरवर्ड कर सके, एटलीस्ट आपका नाम और स्टूडेंट आईडी फॉरवर्ड कर सके कि भाई इनसे मंगवा लो आप रेज्यूमे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये असाइनमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, आप जो असाइनमेंट हमें सबमिट करेंगे मैं उन्हें टेस्ट करूंगा कि भाई अच्छा कोड किसने लिखा है, या जिसने सबमिट ही नहीं किया तो उसको तो चांस जीरो हो गया बिल्कुल। ठीक है, और जो सबमिट करेंगे उनमें जो अच्छे बच्चे होंगे उनका आगे रेफरेंस में दूंगा। ठीक है, अब जो सबमिट नहीं करेंगे उनका रेज्यूमे ऑब्वियस सी बात है मैं आगे सबमिट फॉरवर्ड नहीं करूंगा। रेज्यूमे मतलब नाम फॉरवर्ड नहीं करूंगा। उस केस में सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन बचेगा जॉब लेने का वो रहेगा प्ले कैंपस ड्राइव। जो कंपनियां डॉक्यूमेंट में इंटरव्यू के लिए आएंगे आप उनमें बैठिए। उसमें क्या होता है, भीड़ रहती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, 50 बच्चे 100 बच्चे आते हैं। तो उनमें आप फिल्टर करेंगे तो आपका कंपटीशन टफ रहेगा। लेकिन जब कंपनीज में रेज्यूमे जाते हैं तो उसमें लिमिटेड रेज्यूमे जाते हैं, तो उसमें आपके जो प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है सबमिट करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरे तो किसी काम का है नहीं। बस इसी काम में यूज़ करूंगा कि भाई आगे फॉरवर्ड करने में, अब चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट हो। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आ गया। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कराए नहीं, सारे क्वेश्चन करा दिए, बस फंक्शन से उन्हें चेंज करना है। ठीक है भाई, हफ्ते भर का टाइम है, 7-8 दिन है। एक दिन में 2 भी कर लोगे तो बहुत है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।